अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन, रिजल्ट्स ऑफ ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी फंडामेंटल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे एंड ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले तो हम ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि ये क्या होती है। अच्छा, ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन को हम जो है वो न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहा जाता है। इसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एस और एस डैश। एस जो है वो हमारा स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मूव नहीं कर रहा होता, और एस डैश जो है वो हमारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो किसी स्पीड यानी वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू यू टी हो जाती है। तो ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बनाया है जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि एक्स वाई और जी प्लेन है और ये एक्स एक्स डैश है। तो जैसे ही ये ओ डैश पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर होता है, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि जो ओ है वो ओ डैश जो है वो हमारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो मूव करके आ रहा है किसी स्पीड यू के साथ। इस तरह से जैसे जैसे ये इससे कंसाइड करता हुआ आगे की तरफ पास करेगा, तो जो उसने डिस्प्लेसमेंट की होगी दैट इज़ एक्स, यहाँ से पॉइंट पी तक। तो हम कहते हैं एन इवेंट अकर्स, एक इवेंट है जो पॉइंट पी पे हो रहा है और उसको ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश दोनों ऑब्जर्वर्स उसको ऑब्जर्व करते हैं, और जो इन द रेफरेंस फ्रेम एस में जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगा। उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो एक्स वाई जी होंगे और टाइम जो होगा उस वक्त टी टाइम होगा, और इस पी इवेंट को जो ऑब्जर्वर उस वक्त ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको हम ओ कह रहे होंगे, और रेफरेंस फ्रेम हमारा एस होगा। और ये वाला जो रेफरेंस फ्रेम एस है ये इसकी जो ये रेस्ट पे है, ये किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा होता। हम फिर आगे से बात करते हैं कि सेम इवेंट अकर करता है पॉइंट पी पे, यानी इसी पॉइंट पी को ऑब्जर्व कर रहा है ओ डैश ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, यानी एस डैश का मतलब है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स डैश, वाई डैश और जी डैश, और टाइम जो उस वक्त जा रहा होगा वो टी ही हम कंसिडर करेंगे। सो यहाँ से हम बात करते हैं कि एज टाइम टी इज़ एब्सोलूट, टाइम दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए एब्सोलूट कहलाएगा। ठीक है, सो इट विल सेम फॉर बोथ रेफरेंस फ्रेम्स, दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम जो है वो सेम रहेगा। टाइम t is measured for an instant when o and o dash coincide, that is at this instant t is equal to 0। जब हम ये कहते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्योंकि चूंकि मूव करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, और जब ये o डैश o के साथ कंसाइड करेगा उस वक्त जो हम इंस्टेंट लेंगे उस वक्त हम कहेंगे कि जब ये o डैश o से कंसाइड करेगा आगे की तरफ मूव करता हुआ, जब इससे कंसाइड करके आगे की तरफ जाएगा और जब ये कंसाइड करेगा उस वक्त हम टाइम कंसिडर करेंगे t इज़ इक्वल टू 0। Thus, event at P measured from O dash is at डिस्टेंस x डैश। वो ये बात कर रहा है कि जब O डैश से हम P वाले जो इवेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो उस वक्त जो S डैश वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका O डैश से P तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे दैट इज़ x डैश। ठीक है जी। सो डिस्टेंस बाय ऑब्जर्वर एट O इज़, तो O के अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, x इज़ इक्वल टू एक्स डैश प्लस यू टी, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू एक्स डैश प्लस यू टी। क्योंकि यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करके गया है उसकी स्पीड है यू टी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दैट इज़ एक्स डैश। तो जो टोटल हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू पॉइंट बी दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू, उसमें हमारी यू टी वेलोसिटी आती है और एक्स डैश डिस्टेंस आता है विच इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स डैश प्लस यू टी। यहाँ से हम एक्स डैश की वैल्यूज़ क्योंकि निकालेंगे क्योंकि हम ऑब्जर्वर एक्स डैश मूविंग के अलॉन्ग फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एक्स डैश इज़ इक्वल टू एक्स माइनस यू टी आ जाएगा, जब हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो उस प्लस के साथ माइनस साइन आ जाएगा। वाई डैश और जेड डैश और टी डैश
टी डैश तो वैसे ही हमारे पास जो एब्सोलूट टाइम रहेगा तो हम पहले ही बता के आए हैं। सो वाई डैश और जी डैश क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, हम जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। सो दीज ऑल इक्वेशंस कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम बताते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है दैट रिलेट्स द डिस्टेंस इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। ये एस इक्वेशन नंबर 1 जो है ये रिलेट करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डिस्टेंस को क्या कहते हैं स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक की को रिलेट करती है। और इक्वेशन नंबर 1 की मदद से मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फ्रेम। यानी हम इन इक्वेशंस की मदद से जो मेजरमेंट है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, यानी स्टेशनरी फ्रेम से जो है वो दैट इज़ टूवर्ड्स दी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज दी न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो रिजल्ट्स ऑफ ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करेंगे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो इनवेरिएंट रहते हैं, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता अंडर ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये थी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस यू टी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बनेगी, इसको सेपरेट करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। डी एक्स ओवर डी टी हमें पता है वेलोसिटी होती है, इसको हम इस तरह से शो करेंगे माइनस यू टी ओवर डी टी। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो माइनस यू चीज़ यू आ जाएगी और v इज़ इक्वल टू वी डैश प्लस यू आ जाएगा। और ये हमें पता है कि जैसे यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली लिखी हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। हम इसको यहाँ पर सपोज करते हैं लेट इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये डिस्टेंस के हवाले से थी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये हमारी वेलोसिटी के हिसाब से है। दिस इज़ लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी के, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारी मूविंग वेलोसिटी और जो ये मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी और जो है दिस इज़ कॉल्ड यू, जिसके साथ से वो मूव कर रहा है, यू इज़ दैट वेलोसिटी, उसके हिसाब से हमने एडिशन ऑफ वेलोसिटी को यहाँ से फाइंड आउट किया। वेर यू इज़ इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू फ्रेम्स, यानी टू फ्रेम्स के दरमियान की जो वेलोसिटी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करें एंड वी डैश वो वेलोसिटी है जिससे एस डैश फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिफ्रेंशिएट करें अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी डी यू ओवर डी टी तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगी तो वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से डी वी ओवर डी टी आ जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू डी वी डैश ओवर डी टी विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन के। ठीक है, ए डैश जो है वो एक्सेलरेशन इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक्सेलरेशन इज़ इन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सो एस एंड एस डैश में एम जो है वो कांस्टेंट और सेम रहेगा। सो हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 विद बोथ एम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें पता है कि एफ किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एम ए। सो इट इज़ एफ इज़ इक्वल टू एफ डैश। दिस इक्वेशन शोज न्यूटन सेकेंड लॉ रिमेन invariant same या invariant in both frame of reference under Galilean transformation। तो जनरल कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो आइडेंटिकल है, इनवेरिएंट है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंडामेंटल हाइपोथेसिस एंड ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ रिमेन्स सेम अंडर द ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमारे पास बनी है दैट इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, या हम डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं जिसको हम गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, या हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जिसको फैराडेज लॉ कहते हैं, या कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं जिसको एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी कहा जाता है। ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस टू एस डैश। जो ये जितनी मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं ये ट्रांसफॉर्म होती हैं एस से एस डैश अंडर ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं फ्रॉम एस टू एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। द फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशन चेंजेस। ठीक है, दैट इज़ इसका कहने का मकसद ये है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं ये चेंज होती हैं अंडर ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। में चेंजेस जो आ रहे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। आइंस्टाइन कंसिडर करता है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं बिल्कुल ठीक हैं, जो फॉर्मुलेशन मैक्सवेल ने किया दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन। जबकि ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो कि मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ वैक्यूम में। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसी
इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन पुट फॉरवर्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हम लेटर ऑन अगले जो चैप्टर्स हैं उसमें डिस्कस करते हैं। थैंक यू। हमें पता है कि जैसे यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली लिखी हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। हम इसको यहाँ पर सपोज करते हैं, लेट इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये डिस्टेंस के हवाले से थी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये हमारे वेलोसिटी के हिसाब से है। दिस इज़ लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी के, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारी मूविंग वेलोसिटी और जो ये मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी और जो है दिस इज़ कॉल्ड यू, जिसके साथ से वो मूव कर रहा है, यू इज़ दैट वेलोसिटी, उसके हिसाब से हमने एडिशन ऑफ वेलोसिटी को यहाँ से फाइंड आउट किया। वेर यू इज़ इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू फ्रेम्स, यानी टू फ्रेम्स के दरमियान की जो वेलोसिटी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करें, एंड वी डैश वो वेलोसिटी है जिससे एस डैश फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिफ्रेंशिएट करें अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी डी यू ओवर डी टी तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगी, तो वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से डी वी ओवर डी टी आ जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल टू डी वी डैश ओवर डी टी विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन के। ठीक है, ए डैश जो है वो एक्सेलरेशन इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और एक्सेलरेशन इज़ इन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सो एस एंड एस डैश में एम जो है वो कांस्टेंट और सेम रहेगा। सो हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 विद बोथ एम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें पता है कि एफ किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एम ए, सो इट इज़ एफ इज़ इक्वल टू एफ डैश। दिस इक्वेशन शोज न्यूटन सेकेंड लॉ रिमेन invariant, same या invariant in both frame of reference under Galilean transformation। तो जनरल कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो आइडेंटिकल है, इनवेरिएंट है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंडामेंटल हाइपोथेसिस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ रिमेन्स सेम अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमारे पास बनी है, दैट इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, या हम डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं जिसको हम गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, या हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जिसको फैराडेज लॉ कहते हैं, या कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं जिसको एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी कहा जाता है। ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस टू एस डैश। जो ये जितनी मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं ये ट्रांसफॉर्म होती हैं एस से एस डैश अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं फ्रॉम एस टू एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। द फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशन चेंजेस। ठीक है, दैट इज़, इसका कहने का मकसद ये है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं ये चेंज होती हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। चेंजेस जो आ रहे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आइंस्टाइन कंसिडर करता है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं बिल्कुल ठीक हैं, जो फॉर्मुलेशन मैक्सवेल ने किया है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन। जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो कि मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ वैक्यूम में। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसी, इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन पुट फॉरवर्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हम लेटर ऑन अगले जो चैप्टर्स हैं उसमें डिस्कस करते हैं। थैंक यू।